नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ ही रहे हैं कि तीसरी लहर का अंदेशा डराने लगा है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि तीसरी लहर आनी ही है। ये बात वायरस के संक्रमण के अच्छे खासे स्तर को देखकर कही जा सकती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये तीसरा दौर कब आएगा, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि ये नाजुक समय है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But a phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. जब हर दिन 3 से 4 लाख के बीच मामले सामने आ रहे हों, तब भी क्या यह सवाल बचा रह जाता है कि भारत में कोरोना का सामुदायिक प्रसार यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं। अब इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने भी माना है कि यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही है, जो काफी पहले ही हो चुका है। अब कोरोना के कॉन्टेक्ट खोजना मुश्किल है। आईपीएचए ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। रोजाना करीब 4 लाख मामले, 3000 से ज्यादा मौत। ये देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको कहां से इन्फेक्शन मिला, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई पता नहीं कर सकता। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो डेफिनेटली बहुत पहले से हुआ है और वो चल रहा है। बात यही कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहने भर से नहीं थमती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए सुझाव में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने लिखा है कि प्राथमिकताएं और नीति भी बदलनी जरूरी है। जरूरत अब मिटिगेशन पर ध्यान देने की होनी चाहिए। अभी जोर इलाज और जान बचाने पर होना चाहिए। इस पॉजिटिविटी रेट पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेमानी है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ILI के मरीजों की टेस्टिंग ज्यादा जरूरी। कोविड आउटब्रेक को रोकने को लेकर सीवेज सर्वे पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी जो है इस समय आज मैं वैक्सीन ले रहा हूं, वह उसका इफेक्ट आएगा। वैक्सीन जो है जो इन्फेक्शन रोकेगा या सिवियरिटी रोकेगा 1.5 महीने बाद। नेक्स्ट 15 डेज मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, इस समय अगर इवन मुझे अगर जरूरत पड़े किसी जगह पे कि वैक्सीन बंद करके उन लोगों को मैं सेवा में लगाऊं, क्योंकि 70,000 के आसपास जो है इस देश में इस समय वैक्सीनेशन साइट्स हैं। 5 लोग कम से कम वहां पे हैं, तो 3.5 लाख लोगों को हम केयर में लगा सकते हैं तुरंत। कोरोना पर काबू पाने को लेकर समय की मांग है कि नीतिगत बदलाव हो, क्योंकि एक कहावत है कि तूफान आने पर शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में सिर भले छुपा ले, पर उससे आंधी नहीं रुकती। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। दिल्ली में ऑक्सीजन के सवाल पर केंद्र और अदालतों में ठनी हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि दिल्ली को 550 टन ऑक्सीजन दी जा रही है, इससे दिल्ली का काम चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की बात से पीछे नहीं हट सकता। लोग ऑक्सीजन की कमी से रो रहे हैं। अफसरों ने बताया कि असली समस्या उत्पादन नहीं बल्कि कंटेनरों की व्यवस्था है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अवमानना की कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। उसे मालूम है कि अफसर भी दिन रात लगे हुए हैं। कुछ अफसर कोविड पॉजिटिव भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है। कल तक बताएं कि 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को कैसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस बारे में कल विस्तृत हलफनामा देने की जरूरत नहीं है, बस वो बुलेट पॉइंट के जरिए बता दे कि ये सप्लाई किस तरह सुनिश्चित की जाएगी, ऑक्सीजन कहां से आएगी, सप्लाई कैसे होगी। इस बारे में कल सुनवाई की जाएगी। उधर दिल्ली सरकार लगातार शिकायत कर रही है कि उसे जरूरत से काफी कम ऑक्सीजन दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने आज का जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया, उसके मुताबिक दिल्ली में 4 मई को 555 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। ये अब तक की सबसे ज्यादा है, लेकिन दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। डिमांड की केवल 57% ही ऑक्सीजन सप्लाई की गई है, जबकि 4 मई को अस्पतालों से 48 SOS कॉल्स इस बारे में आई है। वैसे अब ऑक्सीजन के इंतजाम को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। DRDO देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने जा रहा है। कल दिल्ली के एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये प्लांट चालू भी हो जाएंगे।
दिल्ली के एम्स में डीआरडीओ का ऑक्सीजन प्लांट। लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल तकनीक से बने ऐसे 5 प्लांट दिल्ली में लगने जा रहे हैं। एम्स, राममनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ऐसे प्लांट से एक बार में करीब 190 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है, या फिर एक दिन में 47 लीटर के 197 सिलेंडर भी रिफिल कर सकते हैं। ये 1000 लीटर्स पर मिनट है इनका कैपेसिटी, मतलब हर एक मिनट 1000 लीटर्स दे सकता है। ये नॉर्मल मॉडरेट पेशेंट जहाँ 5 लीटर्स पर मिनट ऐसा चाहिए, उनको कम से कम 200 के करीब ये पेशेंट को दे सकते। अगर वेंटिलेटर्स को देना है तो 40 से 50 वेंटिलेटर तक ये प्लांट्स के दे सकते हैं। हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली तकनीक डीआरडीओ ने निजी उद्योगों को दी है। पीएम केयर्स फंड के तहत अगले 3 महीने देश भर में डीआरडीओ 500 प्लांट तैयार करेगी। उधर फ्रांस सरकार के सहयोग से एक प्लांट दिल्ली के धर्मशिला नारायणा अस्पताल में मात्र 18 घंटे के भीतर चालू हो गया। यह प्लांट 24 घंटे में 48 सिलेंडर भर सकता है। इस जनरेटर की खूबी ये है कि ये 2 चीज कर सकता है। एक, डायरेक्ट आपकी जो ऑक्सीजन लाइंस हैं उनके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए तो डायरेक्ट सप्लाई, या आप सिलेंडर भी इससे भर सकते हैं। तो हमने, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लाइन वगैरह डालना इतना ज़्यादा हमने ज़रूरी नहीं समझा, हमने सिलेंडर भरने शुरू किए और 24 घंटे में अराउंड 48 से 50 सिलेंडर ये भरता है। जिसका मतलब ये है, आप इमेजिन कीजिए कि कुछ और पेशेंट जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, अब आपको मालूम है एक एक पेशेंट रोड के ऊपर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो हमने वो करना शुरू कर दिया। डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट की कीमत भी खास नहीं है, मात्र 40 लाख से 80 लाख तक। इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा और सेहत का जिम्मा संभालने के बाद डीआरडीओ ने अब कोरोना से थम रही सांसों को बचाने का बीड़ा उठाया है। देश की जरूरतों के लिहाज से भले ये प्रयास कम लगे, लेकिन जीवन तो हर किसी का बेशकीमती है। नई दिल्ली में शशिकांत और शरद शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में लोगों को बेड, ऑक्सीजन, अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी तलाश में वो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तक जा रहे हैं। पंचकुला, मोहाली, पटियाला तक के अस्पतालों में दिल्ली एनसीआर के मरीज भर्ती हैं। एनसीआर में लोगों को बेड, ऑक्सीजन और अस्पताल नहीं मिल रहे हैं तो वो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पहुंच जा रहे हैं। पंचकुला, मोहाली, पटियाला तक के अस्पतालों में दिल्ली एनसीआर के मरीज हैं। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों का हाल देखकर एक निजी कंपनी में काम करने वाले राज बंसल अपने कोविड के इलाज के लिए भटिंडा चले आए। हमारा जॉइंट फैमिली है, उसमें 10 में से 8 लोग अभी पॉजिटिव हैं और बाकी के 2 को भी सिम्टम आने स्टार्ट हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे RT-PCR टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। हमको 2-3 दिन वेट करना पड़ता है टेस्ट करवाने के लिए और उसके 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इस वक्त। उनको इधर उधर जाना ही पड़ेगा अगर उनको अपनी जान बचानी है। दिल्ली एनसीआर से आ रही ये भीड़ देखते हुए पंजाब और हरियाणा दोनों अस्पतालों में बेड बढ़ा रहे हैं और डॉक्टरों की तादाद भी। लगभग 70% मरीज एक अनुमान के हिसाब से दिल्ली का है इस वक्त हरियाणा में, पर हम अपनी क्षमता के अनुसार सबका इलाज कर रहे हैं। पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वो राज्य में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सूचनाएं साझा कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पेशेंट्स की मूवमेंट हो रही है, पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं पंजाब में, तो उनके लिए ऑक्सीजन बेड कैसे रिजर्व करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, उनके लिए एक सर्वे और उनके लिए एक पहले से तैयारी होनी चाहिए। बेड बढ़ जाएंगे, लेकिन बेड के साथ साथ हमें उसके लिए डॉक्टर, उसके लिए नर्सेज, उसके लिए स्वीपर्स, उसके लिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए। हरियाणा और पंजाब दोनों ही सूबों में कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और ऊपर से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों से भी लोग इन 2 राज्यों में इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ को अरेंज किया जाए कि आगे आने वाले दिनों में जब केसेस बढ़ते हैं, पेशेंट्स की एंट्री भी बढ़ती है, तो उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कोई दुश्वारी ना हो।
जालंधर से अश्विनी के साथ, चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे ममता बनर्जी को राज्यपाल की नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस आरक्षण के लिए 50% की सीमा पार करने का कोई वैध कारण नहीं है। 5 जजों की पीठ ने एक राय से यह फैसला दिया। उसका कहना है कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन है। महाराष्ट्र में आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर यह आरक्षण दिया गया था। बंगाल की बात कर लेते हैं। वहां ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि उम्मीद है कि नई सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी। ये टिप्पणी बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर थी। वहीं ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि अभी तक सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन था, अब नए सिरे से व्यवस्था की जाएगी। That governance will be according to constitution and rule of law. People are worried. I've been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না। সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে।